वेलकम टू बीपीसी मेकर। दोस्तों आज है 10 फरवरी 2022 और 10 फरवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यह वीडियो आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से रोजाना बिहार करंट अफेयर्स के वीडियो देख सकते हैं, तो डेली बेसिस पे ये अपलोड होता, आप यहाँ से इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 में बिहार में कितने ज्यादा लोगों का पासपोर्ट बनाया गया। 2000 ईस्वी से 2021 का तुलना किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर था 90,000 से अधिक लोगों का पासपोर्ट बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया था। और एक चीज ध्यान है कि बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित होती है, ऐसे परीक्षाओं के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो हमारा वार्षिकांक है 2021 का, आप इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1000 से अधिक प्रश्न देखने को मिलेगा। ये हिंदी भाषा में उपलब्ध है और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण किया गया है, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए, जरूर इसे डाउनलोड कीजिए। चलते आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष समस्तीपुर के किस व्यक्ति को चुना गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर DS सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में समस्तीपुर के डॉक्टर DS सिंह को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है और साथ ही इसके अतिरिक्त डॉक्टर अशोक कुमार को राज्य सचिव बनाया गया। दोनों पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए। हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की चर्चा की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारत के आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों का स्वैच्छिक संगठन है और इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का अध्यक्ष किसे चुना गया और साथ साथ इसकी स्थापना कब हुई, दोनों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए बात है प्रश्न में समस्तीपुर जिला का। आप लोग बहुत बार कमेंट किया कि सर इंपॉर्टेंट प्रश्नों का या फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जिले की जो आप चर्चा करते हैं तो वहां से मैप में भी इसे दिखाएं, मैप में किस स्थान पर ये लोकेटेड है या फिर इससे संबंधित चीजों को भी दर्शाएं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। चूंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की, तो बिहार के समस्तीपुर जिले को आप मैप पर यहाँ पर देख सकते हैं। ये बिहार वाले मैप पर समस्तीपुर जिले की स्थिति है। समस्तीपुर जिले की जो सीमा रेखा है कुछ इस प्रकार से है और समस्तीपुर जिला जो है ये कह सकते हैं बिहार के 6 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पटना से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला होगा पटना, दूसरा है बेगूसराय, तीसरा है खगड़िया, चौथा है दरभंगा, पांचवा है मुजफ्फरपुर, छठा है वैशाली। तो कुल मिला के 6 जिलों के साथ अपनी सीमा रेखा को साझा करता है। तो आपको बता दूं कि बिहार में 9 प्रमंडल है, इसकी जानकारी मैंने आपको कई बार दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दरभंगा प्रमंडल जो हमने हाईलाइट किया है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत जो आते हैं ये 3 जिले आते हैं, इसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर शामिल है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है बिहार के 9 प्रमंडल में से दरभंगा प्रमंडल जो है इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है दरभंगा और इसके तहत 3 जिले हैं दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। और चूंकि यहाँ पर दरभंगा की बात है, अगर हम इसे जिला के दृष्टिकोण से देखें तो एक प्रश्न मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन हब के मामले में एक रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुआ था। तो पटना के बाद बिहार में जो दूसरा एजुकेशन हब है ये है दरभंगा। दरभंगा में ही दूसरा एम्स प्रस्तावित है। दरभंगा में ही कह सकते हैं दूसरा तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है और दरभंगा से रिलेटेड और भी कई सारे पॉइंट है जो कि यहाँ पर मैंने कह सकते हैं जो भी चीजें निकलकर सामने आती है वो डेली बेसिस पे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो रेगुलर वीडियो को देखेंगे तभी आपको फायदा होगा। इस तरह के जो प्रश्न है ये आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते यहाँ पर हम आज के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अंकुरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है पूर्वी चंपारण, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न बारे में बता दूं कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जो कि अंकुरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा होगा। आपको ध्यान रखना विश्व प्रसिद्ध जो अंकुरवाट मंदिर है इस मंदिर से इसकी जो ऊंचाई होगी ये 200 फीट अधिक होगी। आप यहाँ पर इसका कह सकते हैं स्ट्रक्चर को भी इस इमेज में देख सकते हैं। यह केसरिया स्तूप के पास बनाया जा रहा है जो कि 250 वर्ष से ज्यादा आयु का होगा, यानी कि इस मंदिर का जो आयु होगा ये कह सकते हैं 250 से अधिक वर्षों का होगा। अब यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न में चर्चा कर रहे हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। तो पूर्वी चंपारण जिले की अगर हम बात करें
तो बिहार वाले मैप पर आप यहाँ पर पूर्वी चंपारण को देख सकते हैं। तो पूर्वी चंपारण जिला की जो सीमा है ये कह सकते हैं बिहार के 5 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये 5 जिले हैं पश्चिमी चंपारण, दूसरा होगा गोपालगंज, तीसरा हमारा यहाँ पर होगा मुजफ्फरपुर, चौथा होगा शिवहर और पांचवा होगा सीतामढ़ी। तो कुल मिला के 5 जिले हैं जो कि कह सकते हैं अपने पूर्वी चंपारण जो जिला अपनी सीमा साझा करता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं साइड में है पश्चिमी चंपारण जिला। पश्चिमी चंपारण जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अब यहाँ पर आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जिला जो ये बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तिरहुत प्रमंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है मुजफ्फरपुर, और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है इसके तहत 6 जिले हैं। ये 6 जिले हैं मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। कुल मिलाकर 6 जिले हैं तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत। आई होप कि आप इसे यहाँ पर याद रखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला है तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि समस्तीपुर। इस पुरस्कार का नाम है राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि बिहार के समस्तीपुर जिले की मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक संस्था फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया ने राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके तहत अगर हम और कुछ पॉइंट की बात करें तो हाल ही में छपरा के स्वामी विवेकानंद हॉल और रामकृष्ण मिशन आश्रम में इस संस्था का 6ठा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था, जिसमें सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश के विभिन्न राज्यों से चयनित कुल 30 युवा प्रतिभागियों एवं 3 सामाजिक संगठनों को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, जिसके तहत बिहार से ये संबंधित व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोनालिसा सिंह। ये बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं, तो इन्हें भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना, अभी जो हाल ही में चुना गया ये 30 युवा प्रतिभागियों और साथ ही साथ 3 सामाजिक संगठनों का चयन किया गया। अगला होगा हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार भारत के कितने जिलों में सघन टीकाकरण अभियान चलाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 416 जिलों में। हालांकि ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। आपको ध्यान रखना, अभी जिस समय ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं तो इस समय के नवीनतम डाटा के अनुसार ये 416 जिलों में कह सकते हैं सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दूं कि देश में कोई भी गर्भवती महिला और बच्चा टीका लेने से छूट न जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में सघन मिशन इंद्रधनुष 4 लॉन्च किया था, यानी कि इसका 4था वर्जन लॉन्च किया था। और इसके तहत यह अभियान भारत के 416 जिलों में चलाया जाएगा या फिर चलाया जा रहा है, जिसमें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चयनित 75 जिले भी शामिल हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 जिले जो मतलब इसमें चयनित किए गए थे वो सभी जिलों को भी इसमें शामिल किया गया है। दरअसल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन जिलों की जो कि कह सकते हैं 15 अगस्त 2021 में आजादी के अमृत महोत्सव पर चुना गया था। भारत अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा, यानी कि 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहा है, और इस अवसर पर कह सकते हैं अमृत महोत्सव का आयोजन भी किया गया। इस विषय पे बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, बहुत सारी घोषणाएं भी हुई, तमाम चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो यहाँ पर जो 75 जिलों का चयन हुआ था वो भी इसमें शामिल किया गया है। साथ साथ इसमें कुछ पॉइंट और भी है कि सघन मिशन इंद्रधनुष 4 की शुरुआत करने के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने इंद्रधनुष पोर्टल भी लॉन्च किया था। तो ये भी जानकारी यहाँ से देने की, हालांकि ये जो कर सकते हैं सघन टीकाकरण अभियान जो है ये फिलहाल 416 जिलों में चला जा रहा है, जिसके तहत 75 जिले भी शामिल है। तमाम चीजें याद रखना है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बोर्ड में पहली महिला निदेशक कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में इसे रख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शुक्ला मिस्त्री इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में शुक्ला मिस्त्री ने देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और ईंधन विपणन कंपनी इंडियन ऑयल के बोर्ड में पहली महिला निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। और इसके तहत वे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की 9 रिफाइनरियों और पेट्रो रसायन संयंत्रों के कारोबार और संचालन का नेतृत्व करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना, हाल ही में शुक्ला मिस्त्री जो कि कह सकते हैं देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और ईंधन विपणन कंपनी जो है इंडियन ऑयल, तो इसके कह सकते हैं बोर्ड में पहली महिला निदेशक के रूप में चुनी गई है। आपको ये ध्यान रखना, पहली महिला निदेशक है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है कि इसके अतिरिक्त उज्ज्वला सिंघानिया फिक्की की पहली महिला निदेशक है, और साथ साथ नोकोजी ओकोनजी विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखें, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष है। यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम लिखा है नोकोजी ओकोनजी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो ये कह सकते हैं जेनेवा में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर शुल्क वसूलने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर होगा दुबई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में दुबई सरकार ने शहर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर शुल्क वसूलने की घोषणा की है। ये आपको ध्यान रखना है, और इसके तहत पर्यावरण संबंधित चिंता के कारण उनकी योजना
2 वर्ष के अंदर प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को गैर कानूनी घोषित करने की है। यानी कि अभी फिलहाल वर्तमान समय में इसमें कुछ शुल्क वसूला जाएगा, यानी कि इसमें कुछ दंड लगाया जाएगा, लेकिन बाद में इस मतलब कह सकते हैं 2 साल बाद यहाँ पर इसको प्रतिबंधित करने के भी योजना पर कार्य किया जा रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट है ये कह सकते हैं दुबई से संबंधित है। और दुबई जो शहर है ये कह सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात की अगर हम राजधानी की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। क्योंकि इस प्रश्न में हम लोग चर्चा कर रहे हैं दुबई की, तो दुबई के बारे में एक पॉइंट हमने कुछ दिन पहले आपको बतलाया था, आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं। तो दुबई में ही विश्व के सबसे ऊंचे झूले की शुरुआत की गई है। और साथ साथ यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट और लिखा कि प्रदूषण को रोकना अब वैश्विक स्तर पर अनिवार्य हो गया है और इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है दुबई में। तो ये आपको ध्यान रखना, संयुक्त अरब अमीरात सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया दुबई के लिए। अब चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। यह प्रश्न के हाल ही में अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन किसके साथ मिलकर 250 किलोमीटर प्रति घंटे गति वाली ट्रेन डिजाइन करेगी? ये घोषणा अभी हाल ही में हुई और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IIT खड़गपुर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि गतिमान और वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब रेलवे स्वदेशी तकनीक से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। और अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन IIT खड़गपुर के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा और यह प्रोजेक्ट 7.67 करोड़ रुपए का होगा। साथ ही रेल मंत्रालय ने RDSO के इस प्रोजेक्ट के लिए इस वर्ष 1000 रुपये की टोकन मनी आवंटित की है। तो ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। RDSO इसका जो अर्थ होता है ये होता है अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन, इसी के साथ अभी हाल ही में ये समझौता हुआ है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो वंदे भारत जो ट्रेन है इससे पहले इसका जो नाम था आपको ध्यान रखना, 2018 में इस ट्रेन को निर्मित किया गया था। तो उस समय जो इसका नाम था आपको ध्यान रखना है ट्रेन 18 करके संबोधित किया जाता था, लेकिन इसका बाद में नाम परिवर्तित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे वंदे भारत एक्सप्रेस कहा गया। तो ये गतिमान एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस ऐसे ट्रेन है जो कि मतलब कह सकते हैं हाई स्पीड वाले ट्रेन है भारत के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को भी हाल ही में उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि कह सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने अक्षय कुमार को उत्तराखंडी टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में कुछ और चीजों की चर्चा की है। इसके अतिरिक्त सलमान खान को महाराष्ट्र के वैक्सीनेशन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये जानकारी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिया था। आपको ध्यान रखना, महाराष्ट्र के वैक्सीनेशन अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये सलमान खान को बनाया गया। वहीं पे कियारा आडवाणी की अगर बात है तो कियारा आडवाणी मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर है। मिंत्रा कह सकते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपको ध्यान रखना कियारा आडवाणी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के बारे में कुछ पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल जानकारी हमने ऐड किया है। यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। डिटेल में आपको बता दूं, ये भारत वाले मैप पर यहाँ जो आप रेड सर्कल देख रहे हैं या फिर रेड कलर का जो देख रहे हैं यही उत्तराखंड की स्थिति है भारत वाले मैप पर। और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था और वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल नाम से भी जाना जाता था। लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। यानी कि 2006 से पहले इसका नाम था उत्तरांचल, लेकिन बाद में इसे कर दिया गया उत्तराखंड। हमने अगला पॉइंट लिखा, उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तराखंड को देवभूमि के भी नाम से जाना जाता है। इसके पीछे का रीजन यह है क्योंकि कई प्राचीन धार्मिक स्थलों के साथ ही गंगा तथा यमुना का उद्गम स्थल भी यहीं पर है। उत्तराखंड की अगर हम राजधानी की बात करें तो आपको ध्यान रखना, उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, लेकिन ग्रीष्मकालीन जो राजधानी यह है गैरसैंण। एक प्रश्न यहाँ पे यह बनता है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 10वां प्रश्न। यह प्रश्न की हाल ही में लता मंगेशकर के नाम पर किस राज्य में संगीत अकादमी और संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। डिटेल जानकारी हमने यहाँ पर लिखा है कि भारत रत्न स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर के नाम से हाल ही में मध्य प्रदेश में संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय और संगीत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। यह घोषणा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया और साथ ही साथ इंदौर में लता मंगेशकर जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। ये सारी घोषणाएं अभी हाल ही में भी है। और एक पॉइंट ये भी जाने कि उनकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष लता मंगेशकर पुरस्कार भी दिया जाएगा, यानी कि इस सब संस्था के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार भी प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा।
हाल ही में 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था 92 वर्ष की आयु में। हालांकि ये कोरोना संक्रमित थे, हल्के सिम्टम इसमें पाए गए थे। 6 फरवरी 2022 को मुंबई में इनका निधन हो गया 92 वर्ष की आयु में। लता मंगेशकर जी के बारे में हमने पहले भी आपको कुछ पॉइंट बतलाए हैं, लेकिन एक पॉइंट बनता है भारत रत्न से रिलेटेड। तो लता मंगेशकर को सन 2000 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के नागरिकों को दिए जाने वाले अगर हम सम्मान की बात करें तो सबसे पहला जो सम्मान है यह भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च सम्मान है। दूसरा आता है पद्म विभूषण, तीसरा आता है पद्म भूषण और चौथा आता है पद्मश्री। अगला होगा यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने में भारत कौन से स्थान पर है। यह हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, इस रिपोर्ट के आधार पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर है। आपको विस्तार से बता दूं कि पर्यावरण सुधार के लिए संसाधन जुटाने के लिए भारत ने अभी तक कुल 11 ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। इसी के साथ ही ग्रीन बॉन्ड जारी करने में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। कुछ पॉइंट यहाँ पर डिटेल में है जिसके माध्यम से आप इसको विस्तार से समझेंगे। आपको बता दूं कि पेरिस समझौते के तहत धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए वातावरण में हानिकारक गैसों की मात्रा कम किए जाने की आवश्यकता है। तो भारत को आवश्यक प्रबंध करने के लिए 2015 से 2030 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत होगी। तो ये ध्यान रखें, भारत को ये हानिकारक गैसों को वातावरण में कम करने के लिए 2015 से 2030 तक का जो कह सकते हैं एक आंकड़ा जारी किया गया था, ये 2.5 ट्रिलियन डॉलर का कह सकते हैं जरूरत होगा। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं और ग्रीन बॉन्ड जारी करने में चीन पहले स्थान पर है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है, चीन जो है इस मामले में पहले स्थान पर है। हमारा अगला है 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला की घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको विस्तार से बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का नाम है पर्वतमाला और इस योजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड में शुरू किया जाएगा, जो कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर पारिस्थितिक रूप से अस्थायी एक पसंदीदा विकल्प होगा। और यह पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ यात्रियों हेतु कनेक्टिविटी और साथ साथ सुविधा में सुधार करने से संबंधित है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर की लंबाई के 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसी के तहत ये सारी बातें कही गई जो यहाँ पर हमने आपको ऊपर में विस्तार से बताया। ये तमाम चीजें जो बजट अभी हाल ही में पेश हुआ है केंद्रीय बजट 2022-23 उसमें ये सारी बातें कही गई है। और एक पॉइंट ये ध्यान रखें, निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का ये चौथा बजट था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से इसे देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये 10वां बजट था। ये तमाम चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखें। अब चलते यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है। कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको दिया, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो हमारे बीपीएससी में अगर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। यहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा जो कि 50 प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज है। इसके माध्यम से आप सड़सठ में बीपीएससी सीडीपीओ आदि एग्जाम का तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे कि आपकी एग्जाम की तैयारी किस आधार पर हुई है या फिर कितनी हुई है। ये तमाम चीजों के लिए आप हमारे बीपीएससी में अगर ऐप को डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सारे मटेरियल है यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर डेली करंट अफेयर्स का हमें पीडीएफ चाहिए, तो डेली करंट अफेयर्स वाले पीडीएफ के लिए हमारे बीपीएससी में अगर ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाओं का करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर आपको दिया जाएगा। यहाँ से आपको करंट अफेयर्स से अपडेट रखा जाएगा। और भी कई सारे नोट्स हैं, कई सारे स्टडी मटेरियल है, टॉपिक बेस्ड नोट्स हैं, तमाम चीजें यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत से लोग रजिस्टर हो चुके हैं। ऐसे में आपके पास समय कम है तो यहाँ पर आप रजिस्टर होकर इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।